रबी फसलों की कटाई के बाद 2 से ढाई महीनों में 50 से 60 हज़ार रुपये की कमाई और साथ ही खेत की उर्वरा शक्ति घटने की बजाय डबल हो जाए। अगर ऐसी आप कोई खेती करना चाहते हो तो आपको लगानी चाहिए ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल। देखिए भाइयों, ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल एक ऐसी फसल है जो गर्मियों के मौसम में केवल 60 से 70 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है। और इसकी अगर कमाई की बात करें तो 1 एकड़ जमीन में बड़ी आसानी से 50 से 60 हज़ार रुपये के आप मूंग बेच सकते हो। साथ ही बात करें अगर खेत की उर्वरा शक्ति की, तो भाइयों दूसरी जो भी कोई फसल आप लगाओगे उनसे कहीं ना कहीं हमारे खेत की उर्वरा शक्ति है वो कम होती है, लेकिन मूंग एक ऐसी फसल है जो उर्वरा शक्ति कम करने की बजाय बढ़ाती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों की इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई करने का सही समय। आपको टॉप वैरायटी भी बताऊंगा, बीज मात्रा भी बताऊंगा, आपको मैं इसके लगाने का तरीका भी बताऊंगा, इसके अंदर आने वाली बीमारियां उनको किस तरह से अपन शुरू में ही खत्म कर लें, यानी वो बीमारियां हमारे खेत के अंदर लगे ही नहीं, वो भी मैं तरीका बताऊंगा। पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को ग्रीष्मकालीन मूंग से संबंधित खेती की मिलने जा रही है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना, फिर आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त एक तरफ आपको उत्पादन होगा, वहीं कितनी अच्छी आपके खेत की उर्वरा शक्ति होगी। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो भाइयों, अब मैं आप लोगों को क्रम वाइज बारी बारी बताऊंगा बुआई से लेकर कटाई। ग्रीष्मकालीन मूंग से अगर आपको 8-9 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन चाहिए तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और इसके अंदर बताई गई एक एक चीज़ों को आपको अपने खेतों के अंदर अप्लाई करना है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का सही समय क्या है। भैया, यहाँ पर किसान है ना, वो थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है, उसको पता नहीं होता ग्रीष्मकालीन मूंग, उसके दिमाग में ये होता है गर्मी वाली मूंग है, इसको जब मन करे, जब हमारे खेत खाली हो तभी अपन को बो देना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे देश के अंदर ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन 1 क्विंटल पर एकड़ भी निकलता है और 8 से 10 क्विंटल पर एकड़ भी निकाला जा सकता है। अब 8 से 10 क्विंटल पर एकड़ का अगर आपको उत्पादन चाहिए तो आपको सही समय के ऊपर ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई करनी होगी। और उसका सही समय है 25 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच के। ये जो दिन है ना भैया, इस टाइम के ऊपर अगर आप ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई करोगे तो एक तरफ तो जहाँ आपकी फसल के अंदर जब फ्लावरिंग स्टेज में फसल होगी ना हमारी, जब उसके अंदर फ्लावर आने स्टार्ट होंगे तो उस टाइम पर मौसम के अंदर थोड़ी ठंडक होती है, तो ठंडक की वजह से हमारी फसल के अंदर फ्लावरिंग ड्रॉपिंग वाली प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज बता रहा हूँ भाई मैं, दूसरा जब इसकी कटाई हार्वेस्टिंग होगी ना, उस टाइम के ऊपर अक्सर अपन देख रहे होते हैं कि मौसम खराब हो जाता है और किसानों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कटाई के टाइम के ऊपर आती है, उनकी फसल है ना वो काली पड़ जाती, खराब हो जाती है भैया। और जिन किसानों के पास पानी की थोड़ी दिक्कत होती है ना, थोड़ी तंगी होती है ना, उन किसानों को तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि भाई आगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा उतनी ज़्यादा इसको पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये गर्मी वाली फसल है भाई। तो आपको 25 फरवरी से लेकर 15-20 मार्च के बीच में जरूर अपने खेतों के अंदर ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई कर देनी। वैसे तो हमारे देश के अंदर जैसे पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, ऐसे राज्यों के अंदर गेहूं की कटाई होती है, जैसे कि अप्रैल माह में गेहूं की कटाई होगी वहाँ पर, तो वो अप्रैल माह के अंदर भी ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई करेंगे, लेकिन उनके पास पानी की पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त व्यवस्थाएं होती है। दूसरी बात करते हैं भैया, बढ़िया उत्पादन लेने के लिए आपको अपने खेत की किस तरह से तैयारी करनी है। जी हाँ, चाहे कोई भी फसल लगाओ आप, चाहे मूंग की लगाओ, उड़द की लगाओ, कोई सब्जी फसल लगाओ, कोई भी चाहे आप परंपरागत फसल लगाओ, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपने खेत की अच्छी तैयारी करनी। चूंकि रबी फसलों की कटाई के तुरंत बाद हम ये फसल बोने जा रहे हैं, ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई करने जा रहे हैं, तो हमारे खेतों के अंदर भैया पुरानी फसलों के जो बचे हुए अवशेष हैं, जो ठूंठ है ना, वो जरूर खड़े होंगे। अगर आप उन ठूंठों को, उन बचे हुए अवशेषों को अच्छे से मिट्टी के अंदर रोटावेट नहीं करते हो, उसको अच्छे से मिट्टी में नहीं मिलाते हो, तो आगे चलकर वो बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाले हैं आपकी फसल के अंदर। आपकी फसल की ग्रोथ रुक जाएगी, वो फसल पीली पड़ जाएगी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आपको उन बचे हुए अवशेषों को अच्छे से रोटावेट करना है, खेत की अच्छे से जुताई गहरी करनी है और पूरी तरह से उनको अपने खेत में मिला देना है, ताकि जैसे हम उसके अंदर सिंचाइयाँ करेंगे ना आगे चलकर, तो वो गड़ के, वो सड़ के, वो एक कंपोस्ट का काम करे, हमारी फसल के अंदर वो पोषक तत्वों की पूर्ति करे, तो वो नुकसान की बजाय फायदा करे। तो अपने खेतों को अच्छी सी तैयारी कर लेनी है आपको। फिर बात आती है इसके अंदर बेसल डोज की, हमें खाद कौन से लेने हैं भैया। इसके अंदर भाई अगर आपके पास व्यवस्था हो देसी खाद की, तो देसी खाद अगर आप अपने खेत में डाल लेते हो, चाहे आप 1 ट्राली डालो, 2 ट्राली डालो, सड़ा गला देसी खाद अगर अपने खेत का हल्का हल्का भी आप बुरकाव कर लेते हो, तो भाइयों आपका जो उत्पादन है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, निश्चित तौर पर 1 से 1.5 क्विंटल आप बढ़ा लेते हो वहीं पे। क्योंकि जिन खेतों के अंदर देसी खाद और रासायनिक खादों का कॉम्बिनेशन अच्छे से बेसल डोज के अंदर दिया जाता है ना, उन खेतों के अंदर जो फसल है वो शुरुआत से हरी भरी होती है, उनके चौड़े पत्ते होते हैं, उसके अंदर जो लगने वाली इस फसल में सबसे भयंकर बीमारी या सबसे खतरनाक बीमारी येलो मोजेक वायरस, उसका भी प्रकोप कम देखने को मिलता है। क्योंकि
भाई पौधे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पौधा अगर स्वस्थ होगा तो आप देसी खाद की व्यवस्था करके डाल सकते हो। साथ ही इसके अंदर बात आई रासायनिक खादों की, तो रासायनिक खाद के अंदर एक बैग 1 एकड़ ज़मीन में आप DAP का ले लीजिए। अगर DAP आपको नहीं मिल रहा है या आप नहीं डालना चाह रहे हो तो आप TSP वाला जो बैग आता है ना वो भी आप डाल सकते हो। अगर TSP डाल रहे हो तो इसके अंदर आपको 20 से 25 किलो यूरिया भी मिला लेना है। DAP भी डाल रहे हो तो भैया DAP के अंदर भी आप 10 से 15 किलो यूरिया बेसल डोज में मिला लीजिए। अब यूरिया क्यों बता रहा हूँ, देखिए यूरिया की ज़्यादा आवश्यकता इस फसल को तो है नहीं, क्योंकि इसकी जड़ों के अंदर पाए जाने वाला जो राइजोबियम गांठें होती है ना वो हमारे मौसम से, जैसे ही पौधा जर्मिनेट होकर और पौधे की ग्रोथ स्टार्ट होती है तो मौसम के अंदर उपस्थित जो नाइट्रोजन है उनको फिक्सेशन करेगा, उनको लेने का काम कर देता है। तो भैया कोई भी दाढ़ वाली फसल होती है ना उसके अंदर नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, पौधा स्वतः ही वातावरण से नाइट्रोजन ले लेता है। बाकी हमें अगर हम शुरुआत में बेसल डोज के अंदर ही 10-20 किलो नाइट्रोजन दे देते हैं, उसको यूरिया दे देते हैं, तो भाई वो तरह से आप समझ सकते हो कि जीती हुई हारी आप शुरुआत में ही जीत जाते हो। तो ये काम आप कर लीजिए। साथ ही इसके अंदर आप सल्फर भी ले सकते हो 2 से 3 या 5 किलो। अगर आप दाढ़ वाली सल्फर ले रहे हो बेंटोनाइट तो आप 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हो, 10 किलो तक भी आप ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। सल्फर की आवश्यकता देखिए कोई भी तिलहनी फसल हो चाहे दलहनी फसल हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। उसकी क्वालिटी बढ़ाने में, तिलहनी फसल के अंदर तेल मात्रा बढ़ाने के अंदर, तो आप ये भी मिला सकते हो। मिला के अपने खेत के अंदर आपको इसको छिटक देना, छिटकने के बाद खेत की दोबारा से जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद फिर बात आती है इसके अंदर मूंग की बुआई के तरीके के ऊपर। ये तरीका अपने देश के अंदर 2 चलते हैं। एक तरीका होता है सूखे खेत के अंदर बुआई करना और दूसरा तरीका होता है खेत की पड़े हुआ करके फिर उसके अंदर बुआई करना, खेत में नमी बना के। उससे पहले बात कर लेते हैं एक टॉप वैरायटी, क्योंकि खेत तो हमारे तैयार हो चुके हैं, फिर हमें बीज की आवश्यकता पड़ेगी और बीज ही इस फसल के अंदर सबसे बड़ा योगदान देता है इसके उत्पादन को बढ़ाने या घटाने के अंदर। तो आपको सबसे पहले 3 बातों के ऊपर ध्यान रखना है जब आप बीज लाने जा रहे हो या बीज कहीं से भी आप परचेज कर रहे हो, तो 3 बातों को अपने दिमाग में रखो। एक तो आपको ऐसी वैरायटी लेनी है जिसके अंदर 6 क्विंटल से लेकर 8-10 क्विंटल उत्पादन देने की क्षमता हो। दूसरा, आपको ऐसी वैरायटी का चुनाव करना है जिसके अंदर येलो मोजेक यानी पीला मोजेक वायरस वाली बीमारी से लड़ने की क्षमता, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, ऐसी वैरायटी का चुनाव करना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसी वैरायटी का चुनाव करना है जिसके अंदर फलियां पकने के बाद अगर 1-2 दिन अपन लेट भी हो जाते हैं उन फलियों को तुड़ाई करने के लिए, तो उसके अंदर सेटरिंग वाली प्रॉब्लम ना हो। सेटरिंग मीन्स वो चटके ना, फटे ना। बहुत सी वैरायटियों के अंदर हम देख रहे होते हैं कि भैया पौधे के अंदर हरी फलियाँ भी होती है, पकी फलियाँ भी होती है। तो पकी वाली फलियाँ अगर 1-2 दिन लेट हो जाते हैं ना किसान तोड़ने में, तो भैया उसकी जो फलियाँ है ना वो चटक जाती है, तो उसके अंदर से जो दाने होते हैं ना वो निकल के गिर जाते हैं। तो ऐसी वैरायटी से आपको विशेष रूप से बचना है। ऐसी वैरायटी लीजिए जिसकी एक बार ही कटाई हो जाए, अपन एक बार इसकी हार्वेस्टिंग कर ले। तो ऐसी विशेषताओं वाली 3-4 वैरायटियाँ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इनमें से आप कोई भी वैरायटी ले लेना, बहुत अच्छी वैरायटियाँ, बहुत शानदार आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर पहली वैरायटी है भैया तलवार मूंग वैरायटी। अब तलवार मूंग वैरायटी ना मध्य प्रदेश जिस राज्यों के अंदर भैया सबसे ज़्यादा बिकती है ये वैरायटी और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता भी रखती है। इस वैरायटी को आप ले सकते हो। ये वैरायटी निश्चित तौर पर आपको 6 से 8 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन, अगर आप अच्छे खेत के अंदर इसकी बुआई कर रहे हो तो देकर चली जाएगा। साथ ही इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी है, तो ये वैरायटी आप ले सकते हो। दूसरा, आप PDM 139 सम्राट वैरायटी। ये वैरायटी भाई हर एक किसान इस वैरायटी को जानता है। जो ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई करता है ना, सभी किसानों को पता होगा, जिनको मूंग से संबंधित जानकारियां हैं या जिनकी खेती लगातार होती रहती है, वो इस वैरायटी को जरूर अपने खेतों में लगा के देखा होगा। इस वैरायटी को भी हमारे देश के अंदर बहुत बड़े भूभाग में लगाया जाता है। किसान आंख बंद के इस वैरायटी के ऊपर विश्वास करता है। इस वैरायटी के अंदर भी ना तो वो सेटरिंग वाली प्रॉब्लम होती है, ना ही इसके अंदर बहुत कम जो येलो मोजेक वायरस वाली प्रॉब्लम है वो बहुत कम देखने को मिलती है। उत्पादन के मामले में ये वैरायटी बहुत अच्छी है, तो इस वैरायटी को आप ले सकते हो। इसके अलावा IFSA बंसी गोल्ड वैरायटी, ये वैरायटी भी 2-3 सालों से लगातार किसानों की लोकप्रिय वैरायटी बनती चली जा रही है, तो इस वैरायटी की भी आप चुनाव कर सकते हो। इसके अलावा आप IPM 410 3 शिखा वैरायटी। अब बात आती है इसकी बुआई अपन किस तरह से करें। अगर आप सूखे खेत के अंदर बुआई करने जा रहे हो, आप पड़े हुआ करके अपने खेत के अंदर बुआई करने जा रहे हो, तो उसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक कतार से लेकर दूसरे कतार के बीच की जो दूरी है ना, वो आपको 12 इंच यानी 1 फीट रखनी है। अगर आप इसको ज़्यादा गहरी या फिर नज़दीक करते हो, उसको 8 इंच के ऊपर, 10 इंच के ऊपर, 6 इंच के ऊपर इसकी बुआई करते हो, तो आगे चलकर पौधा है ना उसकी अच्छी कैनोपी नहीं बन पाएगी। पौधे की अगर अच्छे से वो फैलाव नहीं होगा तो उसके अंदर आगे चलकर ना ज़्यादा फूल आएंगे ना ज़्यादा फली आएंगे। तो इसके अंदर आपको 1 फुट दूरी, एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी रख लेनी है। बीज मात्रा की बात करें तो इसके अंदर आपको भैया लगभग 10 से और 12 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा आवश्यकता पड़ेगी। बीज बुआई करने से पहले बीज को आप उपचारित भी कर लेना भैया। इसके अंदर इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड
इंसेक्टिसाइड का आजकल कॉम्बिनेशन आते हैं, उनको आप लीजिए और अच्छे से इसको उपचारित करके और थोड़ा बहुत इसको सुखा के छाँव में 1-2 घंटा और फिर अपने खेत के अंदर इसकी बुआई करनी। बुआई करने से पहले अगर आप सूखे खेत के अंदर इसकी बुआई करने जा रहे हो तो बुआई करने के बाद इसके अंदर आपको सिंचाई कर देनी है। बुआई करने के बाद जैसे हमारे बीज लगभग 4 से 5 दिन के बाद जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट होने के बाद लगभग जब हमारी फसल 10-15 दिन की हो जाती है, उस टाइम के ऊपर आपको इसके अंदर एक स्प्रे करनी। स्प्रे के अंदर आपको एक तो 19-19-19 NPK जो आता है ना वो ले लेना है। 1 लीटर पानी के अंदर लगभग 2 से 3 ग्राम। और साथ ही इसके अंदर आप कोई भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हो, जैसे कि आप परफोनोफोस, साइपरमेथ्रिन, वो 1 लीटर पानी के अंदर 1 ml या 1.5 ml वो भी आप इसके अंदर मिला सकते हो। मिला के अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए। जब हमारी फसल लगभग 25, 30 या 35 दिन की होती है, उसके अंदर फूल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, वो फ्लावरिंग स्टेज के अंदर हमारी फसल पहुंच जाती है। हो सकता है वो टाइम आपके 40-45 दिन का भी हो। उस टाइम के ऊपर आपको NPK 13-0-45 का स्प्रे जरूर कर देना है। और साथ ही इस टाइम के ऊपर आपकी फसल के अंदर इल्ली मार का भी स्प्रे करना है। इल्ली मार के अंदर आप क्या ले सकते हो, या तो एमामेक्टिन बेंजोएट लीजिए या फिर आप कोरोजन लीजिए। बाकी सबसे बेस्ट जो रिजल्ट मिलते हैं वो कोरोजन के ही मिलते हैं। अगर आप शुरुआत से और आखिर तक 3 स्प्रे कोरोजन की भी करते हो तो आपकी जो फसल के अंदर लगने वाली इल्लियों से आप अपनी फसल को बचा सकते हो। साथ ही इसके अंदर आपको ये भी सावधानी रखनी कि हमारी फसल के अंदर जब फ्लावर आते हैं उस टाइम के ऊपर हमें अपनी फसल के अंदर ज़्यादा सूखा नहीं लाना है। अगर उस टाइम के ऊपर हम सिंचाई नहीं करेंगे, फसल हमारी सूखी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं फ्लावर ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आपको लगभग 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी पूरी फसल की क्रॉप के अंदर। अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हो सकता है 1 या 2 सिंचाई आपको ज़्यादा करनी पड़े। वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।